नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज मैं फिर कई दिन बाद आपसे रूबरू हो रहा हूं। हमारे किस्सा गोई परिवार के लोग नाराज हो जाते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, कल की या परसों की के कमेंट्स में आप पढ़िएगा। एक हमारे बहुत सुधी श्रोता हैं, उन्होंने लिखा है कि सर मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूं। ठीक बात है, बहुत धन्यवाद आपका। आगे लिखते हैं, लेकिन ये रिपीटेड एपिसोड जब आप डाल देते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। अब ठीक है, मैं आपकी भावनाओं को समझ गया, लेकिन ये भी सोचिए कि नए लोग जुड़ते जाते हैं और बहुत से ऐसे नए लोग हैं जिन्हें पुराने एपिसोड्स की जानकारी नहीं है। ये तो पहली बात। दूसरी बात, मैं बार बार कहता हूं कि मैं भी एक पारिवारिक व्यक्ति हूं। मुझे भी शहर के बाहर आना जाना होता है। सामान्य रूप से मैं बाहर, अभी केवल अहमदाबाद की एक अपवाद को छोड़ दें तो मैं बाहर जाके वहाँ रिकॉर्डिंग नहीं कर पाता। तो इसलिए ऐसा कभी कभी हो जाता है मेरा। और केवल इस रिपीटेड एपिसोड्स के डालने से हमें नहीं लगता कि आप मेरी इज्जत में कोई कमी करेंगे। आपके लिखने से ऐसा नहीं लगता है, लेकिन ऐसा आपने लिखा है। बहुत से लोगों की भावना ये हो सकती है। खैर, मैंने सोचा आपको ये बता दूं। मैं बाहर था, आज ही लौटा हूं और आज आपके सामने फिर से उपस्थित हुआ। आज का वाकया थोड़ा पुराना है। प्रदेश है राजस्थान, जिला है जोधपुर और तारीख थी 11 अगस्त 2020। जोधपुर के बनाड़ एरिया में नांदड़ी गौशाला के पीछे एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है शहर का। इसी दिन यानी 11 अगस्त 2020 को सुबह के 9 बज रहे थे। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पे काम करने वाले, जो रोज ही काम करते हैं, सुपरवाइजर पूनम चंद वाल्मीकि और ऑपरेटर पप्पू मंडल सफाई कर रहे थे। मतलब शहर का सीवेज या खराब पानी या गंदा पानी आता है और उसमें जो मेजर पोर्शन है उसको छांट के मेजर जो या बड़ी चीज़ें जो हैं हटा दी जाती हैं। फिर वो प्रोसेस होके साफ पानी उसमें से जो यूटिलाइज किया जा सकता है कम से कम खेती के पर्पस से, उसे बाहर निकाला जाता है। सुबह 9 बजे की बात थी। वो बड़े ऑब्जेक्ट्स को अलग कर रहे थे, तभी उसमें गंदे पानी के साथ एक बड़ा पॉलीथीन का बैग आया जो अच्छी तरह से पैक किया हुआ था। उसको किनारे किया गया। ऑपरेटर ने कौतूहलवश उसको खोला और खोलते ही उसमें देखा कि उसमें इंसान के कटे हुए हाथ और पैर थे। वो जोर से चीखा। पप्पू मंडल, पूनम चंद वाल्मीकि भी आए, हल्ला मचाया और बनाड़ थाने की पुलिस को फौरन सुपरवाइजर ने सूचना दी कि साहब गंदे नाली से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में एक थैली बह के आई है जिसमें इस तरह से कटे हुए हाथ और पैर हैं। बनाड़ पुलिस थाने के एएसआई गोवर्धन राम वो टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। उन्होंने देखा और दोनों हाथ दोनों पैर देखकर ये अंदाज लगाया कि इसे किसी कटर से काटा गया है। इतना शार्प और फाइन कटिंग थी इन अंगों की कि देखते ही उन्होंने अपने प्रभारी निरीक्षक को और अधिकारियों को बताया। सब देखने से ऐसा लगता है जैसे ये किसी कटर से काटा गया हो। निर्देश हुआ कि भाई अगर हाथ पैर हैं तो धड़ और सिर का हिस्सा भी मिलना चाहिए, इसकी तलाश की जाए। गोवर्धन राम ने उसकी तलाश शुरू की। काफ़ी कोशिश करने के बाद उन्हें कोई दूसरा हिस्सा उस सीवेज में, उस गंदे नाली के पानी में नहीं मिला। शव के ये टुकड़े जो मिले थे उसे एमजीएच हॉस्पिटल की मॉर्चरी में पोस्टमार्टम के लिए रखवा दिया गया।
बहुत ढेर सारी और टीमें लगाई, हल्ला हो गया सब जगह और टीमें लगाई गई कि शायद शरीर का दूसरा हिस्सा भी कहीं न कहीं से बहते हुए आ जाए, ताकि पूरे बॉडी का पता लगे कि मेल है फीमेल है। कुछ नहीं उससे पता लग रहा था। देर शाम जब सब लोग लगे हुए थे तो उसी प्लांट में एक दूसरे सीवेज पाइप के थ्रू एक थैली आई जिसमें एक युवक का सिर था, सिर का हिस्सा था युवक का, लेकिन धड़ अभी भी नहीं मिला था। पुलिस ने थोड़ी राहत की सांस ली कि सिर का हिस्सा मिल गया है, पहचान करने में उतनी दिक्कत नहीं होगी। पुलिस ने सबसे पहले इन दोनों पॉलीथीन के बैग्स को साफ करके उस पर लिखी हुई चीज़ें हैं उनको जानने का प्रयास किया। तो एक पर आनंदपुर कालू गांव की दुकान और दूसरी पर मेड़ता सिटी की एक दुकान का नाम लिखा हुआ था। अब देखिए, यहीं पर अपराधियों से गलती होती है। उन्होंने तो पैकिंग करने के लिए, कुछ अपराधी बहुत शार्प होते हैं, वो नया बिना स्टैम्प या बिना कुछ लिखा हुआ पॉलीथीन बाजार से लाकर लाश के डिस्पोजल में उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन संभवतः ज़्यादा चालाकी में घर में जो भी उपलब्ध पॉलीथीन था उसी में इन शरीर के अंगों को रखा गया था। बहरहाल ये साफ हो गया कि मरने वाला या मारने वाला दोनों में से किसी एक का इन दोनों जगहों से कनेक्शन है, आनंदपुर कालू गांव या मेड़ता सिटी से। तो पुलिस ने आसपास के थानों में और खासकर इन दोनों एरिया को ध्यान में रखते हुए गुमशुदगी अगर कोई लिखाई गई है तो उसकी तलाश शुरू की। गश्ती हुई इसकी, ने उससे सेट से, वायरलेस सेट से कहा गया तो ये पता लगा कि 10 अगस्त से मेड़ता पुलिस स्टेशन एरिया का एक व्यक्ति गायब है। मेड़ता पुलिस स्टेशन से उसकी डिटेल ली गई तो वहाँ ये पता लगा कि मेड़ता सिटी के खाखड़की गांव के चूने भट्ठे के व्यापारी नेमाराम जाधड़ा जोधपुर जिले के बोरुंदा में रहते हैं। उनका इकलौता बेटा चरण सिंह उर्फ सुशील मेड़ता सिटी के खोड़ी कला गांव में कृषि अधिकारी है और इसी कृषि अधिकारी की गुमशुदगी 10 अगस्त को लिखी गई थी। कृषि अधिकारी था, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर। खैर, पुलिस की एक पूरी टीम वहां पहुंच गई। नेमाराम जाजड़ा तो नेमाराम जाजड़ा के घर पहुंची, डिटेल में जानने की कोशिश की कि कब गए और कब लौटे नहीं, कब से मोबाइल फ़ोन ऑफ है, कब वो थाने पर गए और कब उन्होंने ये गुमशुदगी लिखवाई। नेमाराम जाजड़ा ने कहा कि 10 अगस्त की सुबह सुशील ने ये कह के कि वो ड्यूटी जा रहा है अपनी मोटरसाइकिल से निकल गया था, लेकिन शाम को तय समय पर जब वो नहीं आया तो मोबाइल पर संपर्क करने की कोशिश की गई तो उसका मोबाइल फ़ोन बंद आ रहा था। 2 घंटे और इंतज़ार करने के बाद शाम को कोई 6 बजे नेमाराम जाजड़ा मेड़ता पुलिस स्टेशन गए। वहाँ उन्होंने अपने बेटे चरण सिंह उर्फ सुशील इसकी गुमशुदगी लिखवा दी और ये सोच के कि वो चूने भट्ठे के बड़े व्यापारी हैं, ऐसा न हो व्यापार की अदावट की वजह से कोई अनहोनी उनके बेटे के साथ हो गई हो। बहरहाल सिर बरामद हो गया था। पुलिस ने इतनी सब बातचीत करने के बाद उन्हें ये नहीं बताया कि एक सिर मिला है, मुझे पहचान करानी है, बल्कि सुशील के ममेरे भाई राजेंद्र को जोधपुर के MGH हॉस्पिटल बुलवाया और सीवरेज प्लांट में मिले हुए शव के टुकड़े और सिर साफ करके, जो वहाँ पोस्टमार्टम करने वाले लोग हैं उनसे उसकी साफ सफाई करके, ताकि अगर पहचानने लायक हो तो पहचाना जा सके। ममेरे भाई राजेंद्र ने फौरन सिर से उसकी पहचान सुशील जाजड़ा के रूप में कर ली। पोस्टमार्टम करवाया गया। अंतिम संस्कार के लिए शव खाखड़की गांव के लिए उनके परिजनों को दे दिया गया। सुशील सरकारी नौकरी में था
और शहर के कुछ बड़े चूना भट्ठा व्यापारी का बेटा था। बड़े व्यापारियों में एक थे उनके पिता, उनका बेटा था। तो शहर में हल्ला होना लाजमी था। पुलिस पर प्रेस, पब्लिक और जनप्रतिनिधियों का बहुत भारी दबाव था कि जल्दी खुलासा किया जाना जरूरी है। पुलिस की कई टीमें लगाई गईं जैसे लगाई जाती हैं, और इसी बीच ये जानकारी हुई कि मेड़ता सिटी के पब्लिक पार्क के बाहर सुशील की बाइक खड़ी हुई है। पुलिस ने इस पूरे इलाके के सीसीटीवी की जांच शुरू की। जांच में जब खंगालना शुरू किया तो बाइक के सिलसिले में, बाइक की वजह से कि वो बाइक कहाँ से निकली, क्या निकली, इसी बीच में एक सीसीटीवी फुटेज मिली जिसमें दो लड़कियां बाइक लेकर आते हुए और मेड़ता सिटी के पब्लिक पार्क के बाहर छोड़कर जल्दी जल्दी वापस जाते हुए दिख गईं। पुलिस ने पूछताछ शुरू की। पुलिस ने उनके पिता से पूछा, मेरे भाई से पूछा, तमाम और रिश्तेदार जब इकट्ठा हुए तो उनसे पूछा कि इन लड़कियों को शायद कोई पहचानता हो। बहरहाल पहचान भी हो गई। ये दोनों लड़कियां सुशील की पत्नी सीमा की सगी बहनें प्रियंका और बबीता थीं। ये पहचान के लोगों ने बता दिया कि फिलहाल यही लगती हैं, आप इनको बुलाकर इनसे जांच पड़ताल कर सकते हैं। दोनों जोधपुर के नांदड़ी इलाके में किराए के मकान में रहती थी। पुलिस ने इनकी बैकग्राउंड खोजनी शुरू की तो ये पता लगा कि नेमाराम ने ये बताया कि उन्होंने अपने इकलौते बेटे चरण उर्फ सुशील का बचपन में ही बरूंदा के रहने वाले किसान पोकर राम की बेटी सीमा से ये शादी तय कर दी। देखिए, पहले तो बाल विवाह राजस्थान में बहु प्रचलित प्रथा थी। धीरे धीरे नियमों और कानूनों से इनको दबाया गया। तब भी लोग नहीं मानते थे कि शादियां पहले तय कर देते थे और बालिग होने पर फिर उनका विधिवत उनका गौना और ये सब किया जाता था, ताकि वो कानून के दायरे में भी रहे और अपनी प्रथा से भी वो अलग न हो। सीमा से रिश्ता तय हो गया और नेमाराम ने ये बताया कि इसके बाद सीमा को अपनी बेटी मानकर उन्होंने उसे पढ़ाया और लिखाया बड़ी होने तक। सुशील ने IBPS का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया और उसकी पोस्टिंग अयोध्या के पंजाब नेशनल बैंक में फील्ड ऑफिसर के रूप में हो गई। फिर इस बेटी को भी पढ़ाया उसे कंपटीशन के लिए कि आप तुम भी कोई न कोई काम करो। तो सीमा वेटरनरी नर्स की पोस्ट पर उसे भी ज्वाइनिंग मिल गई। वो नागौर के गगराना गांव में उसकी जॉब लग गई। नागौर के गगराना गांव में एज फील्ड वेटरनरी नर्स, LSA कहते हैं उसको। सीमा को अपने गांव से ड्यूटी पर आने जाने के लिए नेमाराम ने एक स्कूटी भी दिला दी। इसी बीच 2013 में शादी इनकी 6-7 साल पहले तय हो गई थी। तो 2013 में जब वो दोनों बालिग हुए तो सुशील और सीमा की शादी धूमधाम से करा दी गई, लेकिन उनका गवना नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि ये दोनों शादी जो 2013 में हुई नाबालिग रहे होंगे और जो बाल विवाह कानून है उसमें कवर न हो, इसलिए गौना नहीं किया गया। और सीमा को ससुराल इसीलिए नहीं भेजा गया कि अभी गौना नहीं हुआ है। नेमाराम अपने इकलौते बेटे के पैसे की कोई कमी नहीं थी नेमाराम के पास कि उनका इकलौता बेटा अपने घर से इतनी दूर जाकर, यानी अयोध्या जाकर वो नौकरी कर रहा है, ये उनको थोड़ा अटपटा लग रहा था। जब बेटा घर आया तो उन्होंने कहा कि भाई इतनी दूर नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है, राजस्थान में ही कुछ कर लो, हमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि तुम्हारा नौकरी करना बहुत ज़रूरी ही हो। सुशील उसने फ़ौरन दूसरी जॉब के लिए तैयारी शुरू कर दी और कंपटीशन क्वालिफाई करके कृषि अधिकारी के तौर पर नागौर के मेड़ता सिटी में उसकी जॉब लग गई। सुशील के राजस्थान लौटने के बाद जब वो आ गए तब उन्होंने फिर दबाव बनाना शुरू किया कि अब सीमा का गौना कर दीजिए, अब ये भी यहीं आ गया,
वो भी यही पास में नौकरी कर रही है। अब इनका गौना कर दिया जाए ताकि दोनों अपना सुखमय दाम्पत्य जीवन बिता सकें। पुलिस की जांच से ये तो साफ हो गया कि सुशील के मर्डर में, उसकी हत्या में, उसकी पत्नी सीमा, दोनों सालियां प्रियंका और बबीता और जरूर थी कम से कम, लेकिन इसके पीछे मकसद क्या था, मर्डर का मोटिव क्या था, ये जब तक ये लोग पकड़े नहीं जाते इसका पता लगाना मुश्किल था। लिहाजा पुलिस ने तीनों को थाने पर बुलाया, अलग अलग बातचीत शुरू की। तीनों ने अपने अपने बहाने बताते हुए किसी भी तरह की अपनी संलिप्तता से इनकार किया कि नहीं साहब मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। खुद अपने आप से बिल्कुल साफ साफ पॉइंट ब्लैंक वो मना करती रही, रिफ्यूज करती रही। पुलिस के सामने और दूसरा चारा नहीं था। पुलिस ने सारी सीसीटीवी फुटेज, मोटरसाइकिल से जाते हुए, छोड़ते हुए, ले आते हुए, भागते हुए, घर तक पहुंचते हुए, ये सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल और सुशील की लास्ट लोकेशन, इन जैसे एविडेंस को तीनों लड़कियों या महिलाओं के सामने एक एक करके रखना शुरू किया। फिर उसके चेहरे के हाव भाव को पढ़ना शुरू किया। पुलिस को समझ में आ गया कि इनके जुबान से निकल नहीं रहा है, लेकिन है सब कुछ इन्हीं के पास। बहरहाल पुलिस ने थोड़ी बहुत पूछताछ की, लेकिन फिर तीनों टूट गईं और उन्होंने जो खुलासा किया उसे सुनकर पुलिस भी हैरान हो गई। पूछताछ से सामने आया कि सुशील और सीमा की शादी को 7 साल हुआ था, गौना नहीं हुआ था क्योंकि सीमा लेस्बियन थी, समलैंगिक व्यवहार था उसका और गांव की ही दूसरी महिला से उसके ये संबंध थे, लेस्बियन रिलेशन थे उसके। और वो कोई न कोई बहाना बनाकर, जैसे जब उसकी सुशील की पोस्टिंग अयोध्या हुई तो उसने कहा कि जब तक इनकी पोस्टिंग यहाँ नहीं हो जाएगी मैं गौने में नहीं जाऊँगी। इसी तरह एन के एन प्रकार फलानी चीज़ नहीं ले आए थे मैं नहीं जाऊँगी, ये नहीं दिया था उन्होंने मैं नहीं जाऊँगी। और इस बात को लेके दोनों परिवारों में थोड़ा मन मुटाव भी हो गया, लेकिन जड़ उसकी यही थी कि सीमा किसी भी कीमत पर अपने ससुराल नहीं जाना चाहती थी। सीमा अपने बहनों में सबसे छोटी थी। उस पर लगातार इस बात का दबाव था कि उसे अब ससुराल जाना है, गौना होना है। इस दबाव से परेशान होकर एक दिन उसने सुसाइड करने के लिए नींद की गोलियां और इंजेक्शन भी वो ले आई। दोनों बहनों को पता लगा, प्रियंका और बबीता को, तो उन्होंने कहा तू ऐसा क्यों करेगी, तुझे जो परेशान कर रहा है हम उसको मार देंगे। इसके बाद तीनों ने मिलकर सुशील के मर्डर का प्लान तैयार किया। सीमा की बड़ी बहन बबीता A&M करने के बाद BA कर रही है और जोधपुर में नौकरी कर रही है। प्रिया ने BA कर रखा है। बबीता और प्रियंका दोनों अपने पतियों को छोड़ चुकी हैं। जांच का विषय ये भी है, लेकिन चूंकि ये पॉइंट ऑफ रेफरेंसेस में या इन्वेस्टिगेशन के बिंदुओं में नहीं था, लेकिन दोनों ही शादी के तुरंत बाद अपने अपने पतियों को छोड़ चुकी थी। प्रियंका ने अपने साथ काम करने वाले नागौर के खींवसर निवासी भियाराम जाट को भी बताया कि बिना किसी एक मर्द के हम इतना बड़ा काम नहीं कर पाएंगे, तो लिहाजा भियाराम को भी उसी में शामिल किया गया। प्लानिंग में चारों ने तय किया कि सुशील का मर्डर करने के बाद शव के अलग अलग टुकड़े करके अलग अलग जगह फेंक देंगे, तो कभी शव की पहचान नहीं होगी और इसका पता किसी को नहीं चलेगा। इसके पहले भी मैंने आपको एक एपिसोड में क्राइम बताया था जिसमें उस मानसिक रूप से विक्षिप्त सीरियल किलर ने उसके महिला के शवों को अलग अलग जगह पे 15 किलोमीटर के रेडियस में अलग अलग जगह अपनी लूना पर ले जाकर फेंका था। तो यही इन लोगों के दिमाग में आया कि अलग अलग काट के अलग अलग जगह शवों के टुकड़े दे देंगे, और ये भी कि एक जगह नहीं फेंकेंगे, नहीं, गंध से लोग पहचान जाएंगे, फिर हम पकड़े जाएंगे। इसको नालों में बहाएंगे, बड़े बड़े नालों में। सीमा ने सुशील उर्फ चरण को जोधपुर अपनी बहनों के पास घूमने चलने के लिए बुलाया।
वो तो बेचारा परेशान ही था कि भाई शादी के 7 साल हो गए, गौना नहीं हो रहा है। पत्नी ने कहा कि चलिए घूमने के लिए अपनी दोनों बहनों के पास चलेंगे। वो सवेरे 9 बजे घर से निकला, लेकिन पिता को ये नहीं बताया। ठीक है, बेटे को पिता से अपने ये कहना अच्छा नहीं लग रहा होगा कि बिना गौने के ही सीमा ने बुलाया है, उसकी बहनों के पास घूमने जाना है। लिहाजा उसने ड्यूटी पर जाने की बात कही कि मैं ड्यूटी पर जा रहा हूँ। यही उनके पिता को पता था। उसके बाद वो वहाँ सीमा के साथ चला गया। सीमा अपनी स्कूटी पर, ध्यान रखिएगा ये स्कूटी सुशील के पिता की दिलवाई हुई थी, अपनी स्कूटी पर बोरुंदा आई जहाँ उसकी बहनें रहती थी, और अपनी स्कूटी वहीं छोड़ दी। इसके बाद सुशील की बाइक से दोनों यानी सुशील और सीमा अपनी सीमा की बहनों के पास पहुंच गए। वहाँ सब हंसी ठट्ठा के दरमियान कोल्ड ड्रिंक आई सबके लिए, और सुशील की कोल्ड ड्रिंक में नशीली सोने की दवाएं मिला दी गईं, और उसके बाद उसे शराब भी पिला दी। थोड़ी देर में ही चरण सिंह बेहोश हो गया। उसके बाद तीनों बहनों ने मिलकर बेहोशी के बाद उसे नशे का इंजेक्शन लगाया, और उसके दोनों हाथ की जो मुख्य नसें हैं, क्योंकि ये सुनी सुनाई बातें होती हैं कि हाथ की नसें काट दीजिए। ये ठीक बात है कि हाथ की नसों में ज़्यादा, धमनियों में ज़्यादा प्रेशर से रक्त आता है, उसको काट दिया जाए तो ब्लड बहुत जल्दी बड़ी मात्रा में निकलेगा और उसमें मृत्यु भी हो सकती है। बहरहाल दोनों नसें काटने के बाद उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। फिर तीनों बहनें घर से बाहर गईं, इलेक्ट्रिक कटर खरीद कर ले आईं। वो बोरुंदा बाइक लेकर, प्रियंका और बबीता उसकी बाइक लेकर चली गईं। सीमा को बोरिंदा में ही उतार दिया। प्रियंका और बबीता मेड़ता सिटी में गईं और वहाँ जो सेंट्रल पार्क है, पब्लिक पार्क, उसके पास बाइक खड़ी करके जोधपुर वापस चली आईं। उन लोगों ने जब मोटरसाइकिल वहाँ छोड़ दिया, ये अपने घर पे ही उसको मारा था इंजेक्शन देके और जहर देके, तो इलेक्ट्रिक कटर को उन्होंने इस्तेमाल उसका करना शुरू किया। उसका सर, कोहनी के ऊपर के दोनों हाथ और घुटने के नीचे के दोनों पैर इलेक्ट्रिक कटर से काट दिए। 6 टुकड़ों में 3 अलग अलग प्लास्टिक की थैलियों में भरा, और रात में ही इन तीनों थैलियों को सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के मेन होल में फेंक दिया। तीनों को। महिलाएं थीं, बैग लाद के जा रही हैं, सिर पे लाद लिया, कंधे पे लाद लिया, किसी ने पूछने की जरूरत नहीं समझी। मेन होल में उन तीनों को फेंक दिया। इसके बाद वापस घर आईं, अच्छे से मकान को साफ किया। अगली सुबह दोनों बहनें निश्चिंत हो गईं और चाय बनाकर आराम से घर में बैठ गई। पुलिस जब पहुंची तब भी वो दोनों बहुत कॉन्फिडेंट थी उनके खिलाफ। तो ये कॉन्फिडेंस इस बात का कि उनके खिलाफ कोई सबूत कभी नहीं मिल पाएगा। इधर पुलिस से हुई पूछताछ में खुलासे के बाद पुलिस ने भियाराम जाट को भी गिरफ्तार कर लिया, और इन्हीं आरोपियों की निशादेही पर सुशील का धड़ मंडौर 9 मील इलाके में पुलिया के पास नाली में बहता हुआ या रुका हुआ मिल गया। इधर गिरफ्तारी के बाद सीमा ने कहा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जो मैंने अपनी बहनों को ये मेरा काम था, लेकिन मेरी बहनें भी इसमें फंस गईं। अगर हम किसी दूसरी जगह पर ले जाकर नींद की गोलियां और जहर का इंजेक्शन देके इसको मार देती तो आज मेरी बहनों का जीवन बर्बाद न होता। अब भी उसके चेहरे पर किसी तरह की शिकन नहीं थी, ऐसा पुलिस ने बताया। तो पुलिस ने यह भी पता किया कि आखिरकार ये नींद की गोलियां और जहर का इंजेक्शन कहाँ से लाएं। तो जोधपुर के पालसानी में पशु चिकित्सक डॉक्टर राजेश चितारा ने सीमा को नींद की गोलियां और नशे का इंजेक्शन, वो भी पशुओं को इस्तेमाल किए जाने वाले, वो ला कर दिया था। पुलिस ने डॉक्टर चितारा को बुला के पूछताछ की और डॉक्टर चितारा को भी इस हत्याकांड में गिरफ्तार किया गया। अब सोचिए कि एक व्यक्ति के या एक लड़के के
एक जिसको कहते हैं सरकारी कर्मचारी के, उसके मरने से उसके घर का क्या हाल हुआ। सुशील के मर्डर के बाद नेमाराम का पूरा परिवार बर्बाद हो गया, बदहाल हो गया। बोरुंडा में उनकी चूने भट्टी के घर पर ताला लग गया। तो बोरुंडा के उनके चूने के भट्टे और घर पर ताला पड़ा हुआ है, ताला लग गया है। वो अपने गांव खाखड़की में रहते हैं। कभी करोड़ों का व्यापार करने वाले नेमाराम अब गांव में ही छोटा सा ढाबा चलाते हैं। बातचीत में उन्होंने बताया कि मैंने तो उसे बेटी समझकर पढ़ाया लिखाया, उसकी नौकरी लगवाई, उसे स्कूटी दिलवाई, उसकी सारी सुख सुविधा का ध्यान इसलिए रखा कि ये मेरी होने वाली बहू है, कल को मेरे घर आएगी, इसे हम लोगों से कोई शिकायत न हो। लेकिन उसी ने मेरा पूरा परिवार तबाह कर दिया। मुझे पता नहीं था कि बेटी के रूप में मैंने सांप पाल लिया है और उसने मुझे डस लिया। ये दर्द है उस बाप का जो उस लड़की पर, जो सीमा पर, जिसको कहते हैं पूरी तरह से यकीन करता था। आगे कहते हैं नेमाराम कि अब कोई न हसरत है न कोई इच्छा बची है, मन नहीं लगता, व्यापार में सब कुछ बंद कर दिया है, कहीं भी आता जाता नहीं हूँ। एक कमरे में बेटे सुशील का मंदिर बनाकर उसकी पूजा करता हूँ। यहीं घर में ढाबा इसलिए किया है कि टाइम कटता रहेगा। सुशील की याद न सोने देती है न ही जगने देती है। ट्रायल इसका चल रहा है। कुल 69 गवाह हैं, जिनमें से 11 के बयान हो चुके हैं। जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर एडवोकेट हैं ओम प्रकाश, उन्होंने बताया है कि एविडेंस की प्रोसेस इसकी चल रही है। बात लेस्बियन साबित करना और लेस्बियन होने की वजह से ही ये हत्या किया जाना, इसी को कोर्ट में प्रमाणित किया जाना है। आज की घटना। अच्छा, आज की घटना शुरू करने के पहले मैं बता दूं, एक तो मैंने उनका बताया था कि मैं बड़ी इज्जत करता हूं, लेकिन आप रिपीटेड एपिसोड डालते हैं। खैर, मैं उनका कोई ख़राब इंटेंशन नहीं हो सकता इसमें, वो अच्छे के लिए, अच्छाई के लिए ऐसा कह रहे होंगे। एक दूसरा मैसेज है, मैं जिक्र करना चाहूँगा। बड़ा इमोशनल टाइप का मैसेज है, वो भी कल या परसों के में कमेंट में दिया हुआ है। हर्षिता लिखती हैं कि मेरी नानी जो बहुत बुज़ुर्ग हैं, 85-90 साल की हैं, उनका नाम श्रीमती कौशल सिंह है। वो आपके एपिसोड प्रतिदिन सुनती हैं, फिर हम सभी लोगों को बिठाकर उसे सुनाती हैं। देखिए, किस्सा गोई परिवार की महिला हैं, बुज़ुर्ग हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ और उनके जज्बे को भी सलाम करता हूँ कि कुछ सीखें नई पीढ़ी के बच्चे बच्चियाँ। इसके लिए वो जिद करके सबको सुनाती हैं और उनकी ये इच्छा थी कि कभी न कभी किस्सा गोई में ये बताया जाएगा कि मैं डेली, उनका कहना है कि कभी कोई एपिसोड नानी जी ने, श्रीमती कौशल सिंह ने नहीं मिस किया, न ही कोई एपिसोड हम लोगों को दिखाने के लिए कभी उसमें भी उन्होंने मिस नहीं किया। ज़बरदस्ती चाहे बता के, सब परिवार को बिठा के और उसकी टेक्निकल बातें पहले ही बता के ये किस्सा गोई सुनाती हैं। मैं फिर से उनको प्रणाम करता हूँ, कौशल सिंह जी को, हर्षिता जी की नानी जी को, और उम्मीद करता हूँ कि उनका ये शौक़ कह लें, उनका ये पैशन कह लें, ये बना रहेगा और इसी तरह से वो अपनी नई पीढ़ी को बातें इस तरह की बताते रहेंगी। एक और बड़ा सेंटिमेंटल सा मैसेज है। श्री मोसेस कलाई हैं, ये त्रिपुरा में नॉर्थ ईस्ट के त्रिपुरा में रहते हैं और ये भी मेरे रेगुलर तो सुनने वाले हज़ारों की संख्या में हैं, जो लिखते भी हैं कि साहब मैं पहले एपिसोड से सुन रहा हूँ। लेकिन इन्होंने पहली बार ये टिप्पणी की है कि बहुत ज़्यादा हिंदी न जानते हुए भी ये रोज़ किस्सा गोई को, क्राइम की बारीकियों को, क्राइम से संबंधित जानकारी को समझने के लिए सुनते हैं। अच्छा, एक बात और मैं इसी सिलसिले में बता दूं कि आज एक लखनऊ के अखबारों में खबर छपी है कि एक KGMC यानी किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के एक प्रोफेसर से ये साइबर ठगों ने कई करोड़ रुपए ठग लिए। मैं पहले भी एपिसोड में बता चुका हूँ और इस संबंध में
अभी अभी बीएसएनएल ने एक सरकारी गाइडलाइन भी जारी की है। खबरों में यह था कि उनको साइबर अरेस्ट करके रखा ठगों ने। ये वही पॉपुलर तरीका है कि साहब आपका आधार नंबर ये है। वीडियो कॉल पे ये बात होती है, एक कमरे में कुछ लोग बैठे हुए हैं, ऑफिस जैसा दृश्य है कि भाई आपका आधार नंबर ये है। उन्होंने कहा हाँ है। उन्होंने कहा इस आधार को लगा के एक पैकेट या एक पार्सल रिसीव हुआ है जिसमें बड़ी मात्रा में ड्रग्स और गोल्ड और बाकी चीज़ें बताई जाती हैं, ये पकड़ा गया है। हमें आपके मनी ट्रेल को चेक करना है और अगर बाहर गई तो बाहर पुलिस है, आप गिरफ्तार हो जाएंगे। आप पहले पूरी सूचना दे दीजिए, हम जान लें कि हाँ आप दोषी हैं कि निर्दोष हैं। तभी हम आप जब ये डिसाइड हो जाएगा तभी आप किसी से बात कर सकती हैं। वो न तो फ़ोन को हाथ लगा सकती, ना आवाज़ दे सकती, और धीरे धीरे करके उनकी सारी बैंक डिटेल एक एक करके जाननी शुरू की कि अच्छा इसमें इतना पैसा है, अच्छा इसमें इतना पैसा है, और धीरे धीरे उनके कई करोड़ रुपए ये ठग पार कर गए। ये बहुत ही इस समय का कॉमन साइबर ठगी का है। लोग ये समझते हैं कि ऑफिस दिखाई दे रहा है, अधिकारी दिखाई दे रहे हैं, सीबीआई वाला एक उधर से टहलते हुए आएगा, कुर्सी पे बैठेगा, कुछ काम करेगा, फिर सवाल जवाब करेगा, अच्छा 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 इतना अच्छा कब से ये स्मगलिंग हो रही है। तो महिला है या लड़की है या पुरुष है, वो तो वैसे ही आधा बैठ जाता है कि साहब कौन है मेरे आधार कार्ड का इस्तेमाल करके उसने करोड़ों की ड्रग्स इस देश से उस देश में की है। बहरहाल ये बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है और कम्युनिटी में मैं वो सरकारी एडवाइजरी जो जारी हुई है उसको पोस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपके साथ इस तरह की कोई घटना होती है तो कहाँ आप संपर्क करें, किसको शिकायत करें। अगर आपने पैसा दे दिया है जोर से, दबाव से, डर से, तो आपको क्या करना चाहिए। उसमें एक वेबसाइट का लिंक भी है और कुछ फ़ोन नंबर भी हैं। तो हम ये चाहेंगे कि किस्सा गोई परिवार के सभी लोग इससे भिज्ञ हो जाएं। पहला तो काम ये करें कि अगर कोई फ़ोन करता है फ़ोन काट दीजिए। वो अपने आप को चाहे जहां का प्रेसिडेंट बताए, चाहे जो अधिकारी बताए, काट दीजिए। उसके बाद अपने घर वालों को बताइए कि इस तरह का फ़ोन आया है, या इस वेबसाइट को तुरंत तुरंत क्लिक करके वहाँ बता दीजिए, नंबर को डायल करके वहाँ बता दीजिए। थोड़ी देर में सब बंद हो जाएगा। लेकिन डरते डरते या डर के इतना पैसा खर्च कर देना ये ठीक बात नहीं है। मैं नहीं चाहता कि मेरे परिवार के, किस्सा गोई परिवार के लोग इस तरह इनके जाल में फंसते रहें और फिर उसके बाद उनके साथ दिक्कत होती रहे। तो ये ज़रूर समझ लीजिए, ये मैंने बताया है 2 तरह के फ्रॉड इस समय पिछले 1 महीने से पूरे देश में हो रहे हैं। एक तो ये कि आपका पार्सल आपके फलाने पर, आपके पैन नंबर पर, आपके फलाने जो चीज़ें डॉक्यूमेंट, जो चीज़ें नेट पे मिल जाती हैं, उस नंबर का हवाला देके कि साहब ये चीज़ें पकड़ी गई हैं और सीबीआई ने इंटरपोल को इन्फॉर्म कर दिया है, बाहर आपके पुलिस खड़ी हुई है, इस तरह डरा धमका के। और दूसरा कि आपका लड़का रेप में फंसा है, ये लीजिए लड़के से बात कर लीजिए। इसके बारे में मैंने बहुत ही डिटेल में एक एपिसोड किया था। AI जनरेटेड एक्सटॉर्शंस की कॉल हैं ये। इन दोनों से सावधान रहें और किसी भी तरह के झांसे में ना आए। देखिए, आज की घटना में बेचारा सुशील बेगुनाह मारा गया। उसकी कोई गलती नहीं थी। बस वो ये चाहता था कि वो उसकी ब्याहता पत्नी उसके साथ रहे, क्योंकि शादी के भी 7 साल हो चुके हैं और दोनों नौकरी कर रहे हैं। ऐसे में पत्नी को साथ न रखना ये ठीक नहीं था। इसीलिए वो बार बार दबाव बना रहा था कि पत्नी का गौना करके उसे विदा करके और वहाँ उसके घर पर भेजा जाए। लेस्बियंस के जितने मामले मेरी सेवा काल में मेरे सामने आए हैं, बहुत से मामले आए, अलग अलग पोस्टिंग्स में आए, लखनऊ में खास कर आए। तो इसमें ज़्यादातर लेस्बियन पार्टनर्स जो होते हैं वो इंट्रोवर्ट होते हैं और सामान्य स्वभाव के होते हैं। उनके स्वभाव से कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि सामान्य व्यक्ति ये भांप सके कि ये लेस्बियन है। लेस्बियन पार्टनर्स में मैंने ये कभी नहीं देखा कि एक दूसरे से मारपीट या हत्या का अपराध हुआ हो। लेस्बियन पार्टनर्स के बीच में ऐसी अंडरस्टैंडिंग होती है कि वो एक दूसरे के प्रति ऐसी दुर्भावना नहीं रखते। मैंने तो कम से कम
ये नहीं सुना है अब तक अपने पूरे कैरियर में। ये मामले तो आए हैं कि जब घर वालों को पता लग जाए कि ये लड़की हमारी लेस्बियन है या बहू हमारी लेस्बियन है, तो वो हत्या कर दें। दोनों में से किसी के पार्टनर, किसी के घर वालों को पता लग जाए तो वो अपने वाले को या अपनी वाली लड़की को या दूसरी लड़की को या दोनों लड़कियों की हत्या कर दें। ये तो मामले आए हैं संज्ञान में। लेकिन लेस्बियन एक दूसरे को मार दें, एक दूसरे को चोट पहुंचाएं, ऐसा मैंने कभी नहीं सुना है। लेस्बियंस हमेशा शादी का विरोध करते हैं। होमोसेक्सुअल्स में ये 70% 60% है कि वो शादी का विरोध करते हैं, लेकिन लेस्बियंस 100% शादी का विरोध करते हैं। बैकग्राउंड की वजह से अगर उनकी ज़बरदस्ती शादी हो गई और वो ये कह न सकें कि नहीं साहब हम शादी नहीं करेंगे, मेरे लेस्बियन रिलेशन है फलां से, मान लिया ज़बरदस्ती शादी हो भी गई, तो वो एन केन प्रकारण ऐसा मौका, ऐसे बहाने ढूंढती हैं कि किसी तरह उनके पति से उनका तलाक हो जाए और उन्हें स्वतंत्रता मिल जाए, वो स्वतंत्र हो जाएं। एक बहुत खास बात इन संबंधों के बारे में है कि कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बाधा अगर लेस्बियंस के संबंधों के बीच में होती है, थर्ड पार्टी इंटरवेंशन, कोई भी हो, कोई का मतलब कोई भी हो, ये दोनों मिलके बहुत हिंसक हो जाते हैं। जबकि ये इंट्रोवर्ट और सामान्य स्वभाव के होते हैं और ऐसे में वो किसी हद तक जा सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण जो मेरी सरकारी मेरी नौकरी के समय मुझ पर गुजरा या मेरे सबॉर्डिनेट पर गुजरा या मेरे सामने जो घटनाक्रम हुआ, मैं उसका जिक्र करूंगा। नाम कृपा करके मत पूछिएगा। जो लोग जानते हैं यहाँ लखनऊ के रहने वाले, वो सब इस प्रकरण को जानते हैं कि लखनऊ के महिला थाना में एक अविवाहित महिला सब इंस्पेक्टर पोस्टेड थी। महिला थाना उस समय बिल्कुल आप समझ रहे हैं 2001 2002 उस समय जब मैं यहाँ एसपी सिटी था, तो महिला थाना एक अलग था, उसमें महिला कर्मचारी ही थी, महिला सब इंस्पेक्टर, महिला सिपाही, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी में बड़ी संख्या में महिलाओं को लगाया जाता था जहाँ प्रोटेस्टर्स महिलाएं होती थी। तो इसलिए जो हजरतगंज कोतवाली थी उसी से सटा हुआ महिला थाना था। तो वहाँ एक लेडी सब इंस्पेक्टर थी, यंग थी, और वो उसका जैसे एक्सपर्टाइज हो जाता था कि डोमेस्टिक वायलेंस के मामले उसी को दिए जाते थे। और कभी कभी तो वो खुद मार करा लेती थी और कभी कभी महिलाएं ये कहती थी कि साहब फलां को हमारी जांच कर दे दीजिए, वो मदद जरूर करेंगी। और कभी कभी वो खुद इंस्पेक्टर से मार करा लेती थी, जैसा केस हो। महिला को वो झांसा देती थी कि मैं पति को जेल भिजवा दूंगी, सास ससुर को जेल भिजवा दूंगी, तुम्हारे साथ जाती हुई है। इस तरह से उसको कन्विंस करती थी, अपने फेवर में करती थी। और धीरे धीरे फरियादी महिला को अपने विश्वास में लेकर उसका शारीरिक शोषण शुरू करती थी, क्योंकि वो बाई नेचर लेस्बियन थी, जो बहुत बाद में पता लगा। ऐसी पीड़ित महिला उसकी शिकायत भी कहीं नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो ये भी बता देती थी कि ससुराल वालों की तरफ से भी तुम्हारे खिलाफ FIR दर्ज करने और जांच करने के लिए एक एप्लीकेशन आई है। तो वो समझ जाती थी कि अगर इसको मैं कोऑपरेट नहीं करूंगी तो ये मुझको ही फंसा देगी, जेल भिजवा देगी, ऐसा वो धमकाया करती थी। एक दिन उस एक लड़की की जांच उसको हुई, वो जांच करने जाती थी, उससे बातचीत करती थी। डोमेस्टिक वायलेंस का और इसका दहेज का मामला था। जांच उसको मिली थी, विवेचना उसको मिली थी, वो करने जाया करती थी। 4 से 10 दिन से वो लगातार जा रही थी। एक दिन उस लड़की की माँ, चूंकि मायके में रह रही थी, उस लड़की की माँ हजरतगंज थाने के इंस्पेक्टर के पास पहुंच गई और उसने रोने लगी। उसने कहा साहब आपकी एक दरोगा है महिला थाने की, उसने हमारी लड़की की ज़िंदगी तबाह कर दी है। उन्होंने कहा तुम्हारी लड़की की ज़िंदगी दरोगा क्यों तबाह कर देगी? बोले साहब इस समय दोनों, हमारी लड़की और वो लेडी दरोगा, हमारे घर के ही एक कमरे में है, आप चलिए अपनी आंखों से देख लीजिए। वो लड़की न कहीं निकलती है न कहीं जाती है, वो उसका इंतज़ार करती है और ये बस 11 बजते बजते पहुंच जाती है। अगर कहीं बुलाया नहीं गया विशेष किसी ड्यूटी के लिए, वहीं रहती है। शाम को साथ में खाना खाती है, उसके बाद तब ये अपनी ड्यूटी पर रात में जाती है महिला दरोगा। इंस्पेक्टर साहब को भी लगा कि महिला है, रो रही है, कोई बात है। वो सीधे हजरतगंज की ही बात थी, वो उसके घर पहुंच गए। घर पहुंचते ही
उन्होंने कहा कि ऐसे तो भीतर से कुंडी बंद थी, उन्होंने कहा भी कुंडी खटखटाएंगे तो फिर हमको कुछ नहीं मिलेगा। बहरहाल जिस झरोखे से उसकी माँ ने देखा था, उसी झरोखे से इंस्पेक्टर साहब ने देखा जब, तो बिल्कुल गुस्से से लाल पीले हो गए। उन्होंने कंधे के जोर से उस दरवाजे को तोड़ दिया गुस्से से, और भीतर देखा कि वो महिला सब इंस्पेक्टर और वो पीड़िता लड़की जिसकी वो जांच कर रही थी, दोनों ही नग्न अवस्था में थी। बहुत बुरी तरह से उसे लताड़ा और उसे बहुत उल्टी सीधी बातें कहीं। फिर वो वर्दी पहनकर थाने पर आई, लेकिन इस बात का जिक्र उन्होंने किसी से नहीं किया, शायद इस वजह से कि अगर कहीं पता लगा तो दिक्कत होगी। एक उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट हमको फॉरवर्ड की कि साहब इस महिला सब इंस्पेक्टर को किसी दूर के ज़िले में पोस्ट कर दिया जाए। उन्होंने भी जांच की तो पता लगा कि ऐसी कम से कम 5 लड़कियों से, महिलाओं से जो उसकी कंप्लेनेंट हुआ करती थी या जो फरियादी हुआ करती थी उसकी जांच में, ऐसी 4-5 महिलाओं के साथ इसके संबंध हैं। जब उन्होंने एक रिपोर्ट दी तो मुझे भी थोड़ा ताज्जुब हुआ, महिला सब इंस्पेक्टर के बारे में इस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट गोलमोल शब्दों में लिखा जाना। मैंने इंस्पेक्टर साहब से पूछा कि क्या वजह क्या है, फिर उन्होंने पूरी बात बताई। तो मैंने कहा आपको पहले बताना चाहिए था, अब तो कुछ मिलना नहीं है। उनका सब लड़की उसके खिलाफ एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है, तो हम कैसे प्रोसीड करेंगे। हमने कहा आपने अपनी आंखों से देखा तो है। बोले हाँ देखा है, लेकिन दोनों बालिग हैं, मैं सब सारे एक्सपेक्ट इसके देख चुका हूँ। और ये भी कहा कि जाने दीजिए साहब, अखबारों में निकलेगा, मुकदमा लिखा जाएगा, अखबारों में निकलेगा, बड़ी भद्द होगी, बड़ी बेइज्जती होगी। बस आप इतना करिए, इसको फॉरवर्ड करके एसएसपी साहब से इसको फ़ौरन जितनी जल्दी हो सके ज़िले के बाहर दूसरे किसी गैर जनपद में ट्रांसफ़र करा दीजिए। खैर वो रिपोर्ट मैंने फॉरवर्ड की, टेलीफोन से अपने एसएसपी लेट मिस्टर बीबी बख्शी को बताया, और उन्होंने भी उसकी गंभीरता को समझते हुए उसी दिन एक चिट्ठी लिखकर डीजी ऑफिस से उसका सबसे दूर के ज़िले में ट्रांसफ़र करा दिया। करीब 3 महीने बाद, 2.5 या 3 महीने बाद शिकायत करने आई उस महिला जिसने दरोगा की शिकायत की थी कि मेरी बेटी की ज़िंदगी खराब कर रही है, उसके घर में ही हत्या हो जाती है। और हत्या किसी और ने नहीं, उस बेटी ने, उसी लड़की ने की थी जिसकी जांच करने वो लेडी दरोगा जाती थी। इस जांच के दरमियान ये बात पता लगी कि वो लड़की और वो लेडी सब इंस्पेक्टर दोनों ही लेस्बियन थी, मतलब नेचुरली दोनों लेस्बियन रिलेशन में थी, और इसी वजह से उस लड़की ने अपनी माँ की हत्या कर दी, जेल भेजी गई, और जहाँ तक मेरी जानकारी है उसे आजीवन कारावास की सज़ा भी हुई है। लड़कियों में लेस्बियन होने के लक्षण अब इस यूट्यूब के इस मंच पर, जहाँ बहुत से लोग इसे सुनेंगे, लड़कियां भी सुनेंगी, लड़के भी सुनेंगे, ये उसको डिस्कस करना बहुत अच्छा नहीं मान रहा हूँ मैं। इंटरनेट पे सब उपलब्ध है कि ऐसे कौन से लक्षण हैं जो माँ बाप को शुरुआत में ही ये नोटिस कर लेने चाहिए कि मेरी बच्ची, मेरी बिटिया कहीं इसके अंदर वो लेस्बियन होने की तरफ ही अग्रसर, क्योंकि एलजीबीटी कम्युनिटी बहुत बड़ी है और सब कुछ बाद में पता लगता है, जब सब कुछ होने के बाद पता लगता है कि ये इस तरह के रिलेशन को बिलीव करती है। तो इंटरनेट पे चले जाएं, वो देख लें, और अगर ऐसा आपको लगता है कुछ तो संबंधित डॉक्टर से संपर्क करें, मनोवैज्ञानिक से संपर्क करें। इनिशियल स्टेज पे अगर आप सतर्क हो जाएंगे तो ये बात आगे बढ़ेगी नहीं, इसलिए नेट पे सर्च करके ऐसे लक्षणों का पता करा लें और इसका ध्यान रखें। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।